स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज में। मैं आपका मेजबान आबिद हुसैन इतने इनाम। साल तक बेल फाइनली तय ही नहीं हुई और दिल्ली हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट का देखिए क्या बेहुदा फैसला है। आज सबसे ज्यादा निराशा जुडिशरी का एटीट्यूड देखकर हो रही है। हम देख रहे हैं कि हाल में न्यायपालिका जो है सरकार के दबाव में आ गई है। काफी हद तक, सब लोग नहीं आए हैं, लेकिन काफी हद तक न्यायपालिका अब सरकार के दबाव में काम कर रही है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे CAG हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, सबको सरकार के कब्जे में। पहली बात तो खैर बिल्कुल ही झूठा केस है, तो कायदे से तो कोर्ट को ये देखकर ही कह देना चाहिए था ये केस बिल्कुल झूठा है, इस केस को ही हम खारिज करते हैं। दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो लोग सांप्रदायिक बयान देते हैं, दंगे भड़काते हैं, उनको तो खुली छूट मिली हुई है। जैसे ये अनुराग ठाकुर है, कपिल मिश्रा है। देश के हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत मुश्किल हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा प्रहार किया। बहुत बढ़िया यंग एक्टिविस्ट हैं, इनको जेल में डाला हुआ है और 5 साल से ज़्यादा हो गए। ट्रायल भी शुरू नहीं हुई, अभी तक कईयों को बेल नहीं दी गई है। कुछ को बेल मिल गई, लेकिन कईयों को बेल अभी तक नहीं दी गई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार जो कर रही है, एक तो खैर पूरी कोशिश गोदी मीडिया के साथ मिलकर कि कैसे हम इस देश में अलगाववाद पैदा करें, हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काएं, जो कि देश को कमजोर कर रहा है। लेकिन इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो लोग सांप्रदायिक बयान देते हैं, दंगे भड़काते हैं, उनको तो खुली छूट मिली हुई है। जैसे ये अनुराग ठाकुर है, कपिल मिश्रा है, उधर नरसिंहानंद है। इस तरह के तमाम लोग हैं जो रोज भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो कि हमारे कानून में संगीन अपराध है। लेकिन उन लोगों को कोई अरेस्ट नहीं किया जा रहा, खुली छूट मिली हुई है। और जो लोग बिल्कुल संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करते हैं, जो बिल्कुल अहिंसक हैं, जैसे अगर आप उमर खालिद के कितने ही वीडियोस देख लीजिए, उनकी करीब करीब सारी पब्लिक मीटिंग्स के वीडियोस हैं। हर वीडियो में आप देख सकते हैं वो कहते हैं कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम अहिंसक तरीके से ही काम करेंगे अपना। उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला हुआ है। जो लोग नरसिंहानंद, कपिल मिश्रा जैसे लोगों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं, कहते हैं कि ये लोग अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। यानी कि ये लोग ये भड़का रहे हैं कि मोदी भक्तों के खिलाफ, या इस तरह के नरसिंहानंद और जो जहर उगलते हैं उन लोगों के खिलाफ ये लोग भड़का रहे हैं लोगों को। अरे भाई, ये तो हर नागरिक का दायित्व है कि अगर कोई अपराध होता है, कानून के खिलाफ कोई काम होता है, तो लोगों को सचेत करना कि भाई ये लोग इस तरह से हिंसा भड़का रहे हैं या अलगाववाद पैदा कर रहे हैं या नफरत फैला रहे हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है। और उसको ये लोग कहने लगते हैं कि भाई नहीं, देखिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं, यानी ये लोग उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं जो नफरत फैला रहे हैं। ये तो हमारा दायित्व है कि हम उनके बारे में सचेत करें, कानून के रखवालों को सचेत करें, पूरे देश को सचेत करें कि भाई ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा निराशा जुडिशरी का एटीट्यूड देखकर हो रही है। न्यायपालिका का काम है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना,
हमारे लोकतंत्र की रक्षा करना, हमारे संविधान की रक्षा करना। लेकिन कम से कम दिल्ली दंगों वाले मामले में हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका वो काम नहीं कर रही। कम से कम अभी तक काफ़ी हद तक वो काम नहीं किया है। ये ठीक है कि कुछ जजों ने, कुछ लोअर कोर्ट के जजों ने, कुछ हाई कोर्ट के जजों ने भी, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी अपना काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जज अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप बड़े दायरे में देखें कि क्या न्यायपालिका हमारे बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है, कर पा रही है? अगर 5 साल तक ट्रायल भी ना शुरू हो और ऐसे लोगों के खिलाफ केस बना दिए हों जिनके कितने ही वीडियोस मौजूद हैं, जो इस बार बार हर बार ये कहते हैं कि भाई हमको हिंसा नहीं करनी है, तो न्यायपालिका का क्या दायित्व है? न्यायपालिका का सीधा दायित्व है कि तुरंत बेल, इनको तो कुछ महीने में बेल मिल जानी चाहिए थी, और पुलिस को डांट फटकार पड़नी चाहिए थी। कुछ कोर्टों ने डांट फटकार दी है दिल्ली पुलिस को, कई दिल्ली दंगों के ही मामलों में कई केसेस में फटकार लगाई है। लेकिन उमर खालिद, कुल्फिशा फातिमा और बहुत सारे जो और लोग हैं, शर्जील इमाम, इन लोगों के केस में इतने साल तक बेल फाइनली तय ही नहीं हुई और दिल्ली हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। और दिल्ली हाई कोर्ट का देखिए क्या बेहुदा फैसला है। एक फोटो जो पुलिस ने उस चार्जशीट के संग लगा दी है, जो हमारे घर के बेसमेंट की है जहां हमारा दफ्तर है, उसको कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हैच हुई है, क्योंकि वहाँ पर योगेंद्र यादव, उमर खालिद और शर्जील इमाम वहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब कुछ भी आप कह दीजिए। और क्या उनके खिलाफ एविडेंस दिया गया है? कहते हैं कोई प्रोटेक्टेड विटनेसेस ने कुछ बोला है। यानी कि जो चीज़ आपने, जो अक्यूज्ड है, उसको बताई भी नहीं कि भाई किसने बोला है, और उसके आधार पर इनको बगैर ट्रायल के 5 साल तक जेल में रखें। तो सीधा कानून है कि अगर, पहली बात तो बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। पहली बात तो खैर बिल्कुल ही झूठा केस है, तो कायदे से तो कोर्ट को ये देखकर ही कह देना चाहिए था ये केस बिल्कुल झूठा है, इस केस को ही हम खारिज करते हैं। दूसरी बात, अगर आप केस को नहीं भी खारिज करते और ये क्लियर है कि भाई इसका ट्रायल तो जल्दी हो ही नहीं सकता, और कोई इसमें कोई एलिगेशन भी नहीं हो सकता कि भाई ये लोग विटनेस को इन्फ्लुएंस कर लेंगे या भाग जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आप 5 साल तक उनको बगैर ट्रायल के जेल में रखें। और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो मतलब कमाल ही कर दिया कि 1 साल से ज़्यादा बेल की हियरिंग्स में लगा दिया। कई बार बेंच बदली, 1, 2, 3 बार बेंच बदली, और चौथी बेंच ने आकर आखिर में ऐसा बेहुदा फैसला दे दिया, मतलब बिल्कुल ही बेहुदा फैसला जिसको मैं कहूँगा। और ये क्लियर है कि ये सरकार के दबाव में ये फैसला दिया गया है। हम देख रहे हैं कि हाल में न्यायपालिका जो है सरकार के दबाव में आ गई है। काफ़ी हद तक, सब लोग नहीं आए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक न्यायपालिका अब सरकार के दबाव में काम कर रही है, और उसके कई कारण हैं। पहला तो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे जजों को दूसरी नौकरी दे दी जाती है। उधर गोगोई साहब को राज्यसभा का मेंबर बना दिया, सदाशिवम और नज़ीर साहब को गवर्नर बना दिया, जिन्होंने, एक ने बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, दूसरे ने अमित शाह को के खिलाफ के फेवर में डिसीजन दिया था। उसी तरह से अरुण मिश्रा साहब, जिन्होंने कितने ही फैसले अडानी के और सरकार के हक में दिए, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। खानविलकर साहब, जिन्होंने यूएपीए और पीएमएलए को और कड़ा बना दिया, उनको लोकपाल बना दिया। दूसरा, ये लोग अपॉइंटमेंट्स जो हैं, बिल्कुल जो निष्पक्ष और स्ट्रॉन्ग जजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग जजेस, उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं होने देते। और अगर कोलिजियम, कानून ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस का कोलिजियम नाम रेकमेंड करता है, उसके बाद
सरकार के पास एक ही राइट है कि अगर उनको कुछ नाम नहीं अच्छे लगते तो वो नाम वापस भेज दें। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली उन नामों को रीइटरेट करता है तो सरकार को उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस मोदी सरकार ने एक तरीका अपनाया है कि जो नाम इनको नहीं अच्छा लगता उस पर बस बैठे रहते हैं, ना तो नियुक्ति करते हैं ना नाम वापस भेजते हैं। अगर चीफ जस्टिस बोलता है कि भाई आपने उसका क्या किया तो वो फिर वापस भेजते हैं। उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली भी उसको रीइटरेट करता है तब भी उसकी नियुक्ति नहीं करते। तो ये एक और तरीका हो गया है। उसके अलावा ये भी हमने देखा है कि जब ऐसी कोई फांसीवादी सरकार होती है, जैसी कि इमरजेंसी में दिखाई देती थी सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस के फैसले में बोल दिया कि भाई कोई कोर्ट भी जाने का किसी को अधिकार नहीं है इमरजेंसी के दौरान, उसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि ये फांसीवादी सरकार दिखती है। तो बहुत सारे ईमानदार जजेस भी जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं होते वो डर जाते हैं। और आखिरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि इन जजों कई जो जज हैं उनके खिलाफ ये लोग जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, इन सब को लगाकर उनकी कोई कमज़ोरी पकड़ना चाहते हैं। और अगर कोई भी कमज़ोरी उन जजों की पकड़ ली तो उसको यूज़ करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और अगर आपने चीफ जस्टिस को अपने हाथ में कर लिया तो समझिए आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ये तय करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। और फिर वो जजों की नियुक्ति में भी प्राइम मूवर होते हैं। तो इसलिए और इसीलिए जब वो 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक 5-6 साल पहले, जब दीपक मिश्रा साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता जो है वो इस समय खतरे में है। और उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो चीफ जस्टिस उस समय के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं अपनी मास्टर ऑफ रोस्टर के पावर का दुरुपयोग करके जो बहुत गंभीर केसेस हैं, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं, वो उन जजों के सामने लगा रहे थे जिनके बारे में पता था कि भाई ये सरकार के हक में फैसला करेंगे। उस समय एक मामला था जज लोया के मृत्यु का, और वो अरुण मिश्रा साहब के यहाँ लगा दिया गया था। वो ट्रिगर बन गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो इस बात को पुख्ता उन 4 जजों ने भी किया था। तो एनीवे मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए देश के हालात बहुत गंभीर हैं, बहुत मुश्किल हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा प्रहार किया जा रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस को सरकार के कब्जे में ले आया गया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीएजी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, सबको सरकार के कब्जे में। लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सारे यंग लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने की, मौलिक अधिकारों को बचाने की, न्यायपालिका को अपने दायित्व निभाने के लिए जोर लगाने की। और इसी का एक रिजल्ट ये होता है कि कभी कभी अच्छे फैसले आते हैं। जैसे कल हमने देखा कि एक दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जज ने, दिल्ली के रोहिणी के डिस्ट्रिक्ट जज ने, वो जो गैग ऑर्डर अडानी के खिलाफ लगाया था बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर, एक लोअर कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो इसलिए कभी कभी अच्छे फैसले भी आते हैं कोर्ट से, और उसके लिए हम लोगों को निरंतर पब्लिक ओपिनियन अपनी बात खुलकर बोलनी चाहिए। जो सच है वो बोलना चाहिए, बिल्कुल बगैर डरे। अगर न्यायपालिका कोई गलत काम कर रही है तो उसकी हम आलोचना करें, अगर अच्छा काम कर रही है तो उसकी हम सराहना करें। उसी से ये होता है कि न्यायपालिका ठीक रास्ते पर जाने के लिए थोड़ा थोड़ा मजबूर होती है। तो अभी हताशा की बात नहीं है, अभी हम लोगों को लगे रहना है। और
मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे हम लोग अपना रिपब्लिक और लोकतंत्र को वापस अपने हाथ में ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। हम बेल की बात कर रहे हैं उनको छुड़ाने के लिए। हाँ, क्या अगर हम ट्रायल की डिमांड करें कि ट्रायल शुरू करिए आप, हम फोर्स करें उन्हें किसी तरह से, आप हमारे नहीं वो तो फोर्स कर भी बेल शायद आसानी होगी। नहीं, वो ट्रायल तो इनकी 100 साल चलेगी। देखिए इनके करीब 1000 से ज़्यादा विटनेसेस हैं। ट्रायल ये वाली कभी ख़त्म नहीं होने वाली। पर शुरू तो हो, अगर शुरू भी हो जाएगी तो उससे क्या, नहीं उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू भी कर देते हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं। बेल वो लोग दे नहीं रहे हैं। नहीं ठीक है, बेल अगर नहीं देते हैं तो हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि ट्रायल शुरू करें, लेकिन उनके बहुत सारे फॉर्मल विटनेसेस वगैरह होंगे। जो मेन विटनेसेस हैं, जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं, हम लोग ये मांग कर सकते हैं कि जो विटनेसेस एविडेंस दे रहे हैं इनके खिलाफ, फॉर्मल विटनेसेस को छोड़ दीजिए, उनका पहले एग्जामिनेशन कर लीजिए। वो ठीक बात है, वो हम मांग कर सकते हैं।